Dear students, BA थर्ड ईयर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का पर्यावरण के संबंध में जो अपन अध्ययन कर रहे थे, उस अध्ययन की अगली कड़ी के अंतर्गत हम आज मानव पर्यावरण संबंध के बारे में बात करें, यानी मनुष्य और इन्वायरमेंट के बीच में किस प्रकार का संबंध है। इसके बारे में क्या है, विवादग्रस्त स्थिति है। अलग अलग जो भूगोलविद हैं या अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने इसके बारे में अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। कुछ लोगों ने पर्यावरण को प्रभावी बताया है, कुछ लोगों ने मनुष्य को अधिक प्रभावी बताया है, कुछ लोगों ने इन दोनों के बीच में एक अच्छे रिलेशन को बताया है कि ना तो पर्यावरण अधिक प्रभावी है, ना मनुष्य अधिक प्रभावी है। इसमें अलग अलग अनेक प्रकार की विचारधाराएं सामने आई हैं। उन विचारधाराओं में दो प्रमुख जो विचारधाराएं हैं, उन दो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, उनके बारे में आज अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे इसमें आगे। तो मनुष्य का प्राकृतिक वातावरण से क्या संबंध है। पहली बात आता है कि मनुष्य का पर्यावरण से संबंध क्या है। तो मनुष्य का भी क्या है, वातावरण से वही संबंध है जो अन्य प्रकार के जो जीव जंतु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रोबैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, जो भी जीव जंतु हैं जो शोषण करते हैं, उनका जो संबंध है वही संबंध मनुष्य का भी है। परंतु मनुष्य के अंदर बुद्धि होने के कारण उसका बौद्धिक विकास अधिक हुआ है, वो अधिक क्रियाशील रहा है, और इस क्रियाशीलता के कारण पर्यावरण के साथ में उसका जो संबंध है, वो संबंध बदलता रहा है। कभी उसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, कभी उसने फायदा पहुंचाया है, कभी पर्यावरण और मनुष्य दोनों ने मिलकर के कार्य किया है। तो एक क्रियाशील प्राणी होने के कारण, एक बुद्धिशाली प्राणी होने के कारण मनुष्य का जो व्यवहार है पर्यावरण के प्रति, वो हमेशा कैसा रहा है, हमेशा परिवर्तनशील रहा है। आदिकाल के समय जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, तो मनुष्य भी अन्य जीव जंतुओं की बात एक जंगली प्राणी था। उस समय पर्यावरण के ऊपर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे वो प्रगति करता गया, और लगभग 10,000 साल पहले जब उसने आग का आविष्कार सीखा, फिर कृषि करना सीखा, पहिए का आविष्कार किया, उसके बाद में औद्योगिक क्रांति, उसके बाद में मनुष्य का जो संबंध है पर्यावरण के प्रति, वो बहुत तीव्र गति से परिवर्तित होता चला गया। तो हम पहले देखेंगे कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से मनुष्य ने प्रगति करी। थोड़ा से शॉर्ट टाइप में देखेंगे इसको। तो मनुष्य का जो प्रारंभिक काल है उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग प्लस ऐतिहासिक यानी बहुत पुराना काल। इस समय मनुष्य की सोच क्या आर्थिक नहीं थी, उसका एकमात्र लक्ष्य था अपना पेट भरना, यानी भोजन की प्राप्ति। भोजन की प्राप्ति हो गई, मनुष्य संतुष्ट हो गया। ये भोग विलास की प्रवृत्ति, दिनों दिन दिन रात प्रगति करने की जो प्रवृत्ति थी, वो उस टाइम के मनुष्य के अंदर नहीं थी। ये काल लगभग 5,000 वर्ष का काल माना जाता है, जब पर्यावरण अधिक प्रभावी था और मनुष्य केवल अपने भोजन तक सीमित था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य ने अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। इससे मानव प्राणों भोग का प्रथम उद्देश्यपूर्ण कार्य माना जाता है। सबसे पहले मानव ने पर्यावरण का जो भोग किया, वो भोग था अपने भोजन की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों और पेड़ पौधों का, पादपों का उपयोग करना। इसके बाद में उसने आग जलाना सीखा, आग में मांस पकाकर खाना सीखा, उसका स्वाद को सीखा, और धीरे धीरे एक बड़ी प्रगति की ओर उसने अपनी एक छलांग लगाई। धीरे धीरे मनुष्य ने छांट को महत्व दिया, यानी चूजिंग को महत्व दिया। जो पेड़ पौधे उसके लिए आवश्यक थे उनको छांटा, अन्य प्रकार के जो पेड़ पौधे उसके लिए आवश्यक नहीं थे उनको उसने खत्म करना प्रारंभ कर दिया। जो पशु उसके लिए अधिक आवश्यक थे उनको अधिक मात्रा में पालना प्रारंभ कर दिया, जो उसके लिए आवश्यक नहीं थे उनसे उससे दूर रहना प्रारंभ कर दिया। तो इस छांट की प्रवृत्ति के कारण एक विक्षोभ पैदा हो गया प्रकृति के अंदर। क्योंकि प्रकृति के अंदर जो भी जीव जंतु हैं, जो भी वनस्पति है, वो हो सकता है मनुष्य के लिए उपयोगी ना हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। वो इस इन्वायरमेंट के लिए, इस इकोसिस्टम के लिए कहीं ना कहीं उसका यूज जरूर है। तो जब मनुष्य ने उसको खत्म कर दिया,
तो कहीं ना कहीं इस हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उस प्राकृतिक पर्यावरण में कहीं ना कहीं कोई विक्षोभ, एक बिंदु, एक रिक्त स्थान अवश्य पैदा हुआ। तो उसका प्रभाव आने वाले भविष्य के अंदर पुनः मनुष्य के ऊपर अवश्य पड़ा। 500 वर्ष पूर्व मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, स्थायी आवास बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया, जंतुओं का पालतूकरण प्रारंभ कर दिया, अपने लिए अनुपयोगी पेड़ पौधों को जैविक चक्र से बाहर निकालना उसने सीख लिया। कृषि के रूप में अधिक पेड़ पौधों का अधिक उत्पादन और एक और मनुष्य के लिए लाभकारी था, जिससे भोजन की प्राप्ति सहज हो गई, परंतु साथ साथ में पर्यावरण के लिए विनाशकारी भी था। इसके बाद में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी युग 18वीं शताब्दी में है, जब औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ, और ये अवस्था आज सबसे अधिक विकसित अवस्था में है। हम वर्तमान समय में जो दशा देख रहे हैं मनुष्य की, या जो युग देख रहे हैं, वो ये आधुनिक जो युग है, उसी 18वीं शताब्दी के अंदर जो औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था, उसका एक परिणाम है। मनुष्य ने न केवल इसके द्वारा अपनी अधिक आवश्यकता की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया, बल्कि उसके साथ साथ भोग विलास की वस्तुएं भी निर्मित करना प्रारंभ कर दिया, जिससे संसाधनों का दोहन तीव्र गति से होने लगा और जीवाश्म ऊर्जा का प्रसार भी अभूतपूर्व गति से हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे मनुष्य प्रगति करता चला गया। अब है मानव एवं पर्यावरण के प्रति संदर्श दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव्स ऑन मैन एंड एनवायरमेंटल रिलेशनशिप। मनुष्य और पर्यावरण के मध्य संबंधों के विषय में विद्वानों का अलग अलग दृष्टिकोण है। जहाँ एक और ये कहा जाता है कि मनुष्य को इस वातावरण में अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक निर्देश की अनुपालना करनी चाहिए, यानी जो प्रकृति कर रही है, मनुष्य को चुपचाप उसको सहन कर लेना चाहिए। और दूसरी ओर यह दृष्टिकोण है कि मनुष्य विकसित प्राणी है और ये कुशाग्र बुद्धि से पर्यावरण के विभिन्न घटकों को अपने अनुकूलन बना सकता है। यदि मनुष्य, हम ये बार बार ये कहते हैं कि मनुष्य अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिशाली प्राणी है। यदि प्रकृति का कहना ही मान करके उसी के अकॉर्डिंग वो जीना प्रारंभ कर देगा, तो उसके बुद्धिशील प्राणी होने का तात्पर्य क्या रहा, क्या फायदा हुआ उसका। तो बुद्धिशील नहीं प्राणी होने का मनुष्य विकसित प्राणी है और वह कुशाग्र बुद्धि से पर्यावरण के विभिन्न घटकों को अपने अनुकूलन बना सकता है और संसाधनों का अधिकाधिक दोहन कर सकता है। मानव पर्यावरण के मध्य सहसंबंधों का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है, जिसमें सबसे प्रथम है पर्यावरणीय निश्चयवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। क्या है? पर्यावरणीय निश्चयवाद। इस अप्रोच के अनुसार मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों की पालना करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य तथा उसके क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव दृष्टिगत होता है। अतः प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, ये इस अप्रोच का प्रमुख आधार है। यानी ये अप्रोच ये कहती है, पर्यावरण निश्चयवाद ये कहता है कि मनुष्य को बनाया किसने? प्रकृति ने। तो मनुष्य को उसी प्रकार से अपने क्रियाकलाप करना चाहिए जैसा कि प्रकृति चाहती है। ये इसका साधन अर्थ है। ये कहता है कि मनुष्य के जो सभी पक्ष हैं, चाहे भौतिक पक्ष हैं, चाहे आर्थिक पक्ष हैं या शारीरिक पक्ष हैं, वो भौतिक पर्यावरण के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। पीटर हेगेल ने कहा है कि पर्यावरण के अनुसार मुख्य रूप से पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की भूमिका अहम होती है। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी राजनीति, उसमें उसने बताया कि यूरोप के ठंडे देशों के निवासी बहादुर होते हैं, किंतु विचारों और तकनीकी कौशल में कमी पाई जाती है। इसके विपरीत एशिया के लोग विचारवान और कुशल होते हैं, लेकिन उत्साही नहीं होते। कारण क्या है? वातावरण, वहां की जलवायु। यानी एक तरीके से उन्होंने बता दिया कि मनुष्य के अंदर जो ये फंडामेंटल्स जो करेक्टर हैं उसके, एक बहादुर है लेकिन विचार बुद्धिशाली नहीं है, एक बुद्धिशाली लेकिन बहादुर नहीं है। ये इसका कारण ये नहीं है कि मनुष्य ऐसे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि इसका कारण ये है कि वहां का जो वातावरण है, वहां की जलवायु है, वो इस प्रकार की है कि मनुष्य अपने आप क्या हो गया, उसके अकॉर्डिंग उसमें ये गुण उत्पन्न हो गए। पर्यावरणीय निश्चयवाद नियतिवाद का जन्म और विकास जर्मनी में हुआ। हम ज्योग्राफी के अंदर निश्चयवाद और संभववाद दो प्रकार की विचारधाराएं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसमें बताया जाता है कि जर्मनी के अंदर सबसे पहले पर्यावरणीय निश्चयवाद का विकास हुआ। हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल
ये इसके प्रमुख ज्ञाता लोग थे। रेडजेल में उन्होंने प्राकृतिक वातावरण के तत्वों जैसे धरातल की बनावट, जलवायु, वनस्पति आदि में तथा मानव के मध्य जटिल संबंध बताए हैं। उन्होंने प्राणिक तत्व अधिक प्रभावशाली है जो मानव क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। रेडजेल के अनुसार हमारी बुद्धि, संस्कृति एवं सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वतंत्र उड़ान से नहीं की जा सकती। वो कह रहे क्या कह रहे हैं रेडजेल, कि हमारी जो बुद्धि और संस्कृति है वो एक चिड़िया की तरह नहीं है जो जब चाहे जहां उड़ जाए। उसकी तुलना उन्होंने एक पौधे के तने से की है। पौधे का तना आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कि पौधे का तना जब तक जमीन पर है, जब तक जमीन पर है तब तक वो प्रगति कर रहा है, लेकिन जैसे पौधे का तने को हम जमीन से उखाड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, यानी वो खत्म हो जाएगा। तो रेडजेल मोदे भी ये कह रहे हैं कि मनुष्य की संस्कृति और उसकी बुद्धि एक स्वतंत्र चिड़िया की तरह नहीं है जो चाहे जहां उड़ जाए, बल्कि वो एक पौधे के तने की भांति है जो सदैव पृथ्वी पर टिका रहता है, और जिस दिन उस पृथ्वी से उसका टिकना खत्म हो गया वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मानो अपना सिर आकाश में चाहे जितना ऊंचा क्यों न उठा ले, फिर भी उसके पैर हमेशा धरती पर ही टिके रहेंगे, तो उसकी धूल प्रकृति में विलीन हो जाएगी। ये किसने कहा, रेडजेल। यानी उसने क्या कहा है कि जो भी कुछ है वो प्रकृति है, प्रकृति के अलावा अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हिप्पोक्रेट्स ने इस से 420 साल पूर्व अपने जो ग्रंथ लिखा था, उन्हें हिप्पोक्रेट्स ने एयर वाटर एंड प्लेसेस में पर्यावरण के प्रभावों को उसने बताया कि यूरोपीय लोगों द्वारा एशिया पर किए गए आक्रमण का प्रमुख कारण यूरोप की कठोर और परिवर्तनशील जलवायु है। इसके प्रभाव से यूरोप के लोग कठिन परिश्रमी होते हैं जबकि एशिया के लोग आराम पसंद होते हैं। देखिए एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है वहाँ के लोग आराम तलब होते हैं। हमारे एशिया में क्या है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है तो हम आराम तलब है, जबकि यूरोप के लोग क्या भयंकर ठंड में निवास करते हैं, इसलिए उस ठंड से बचने के लिए उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और ये संघर्ष उनको क्या कर देता है, बहादुर बनाता है। इसी कारण आपने देखा होगा ब्रिटेन और स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इन लोगों ने पूरे विश्व पे राज किया क्योंकि वो लोग क्या थे, बहादुर थे। तो हिप्पोक्रेट्स ने इस बहादुरपन का कारण बताया वहां की कठोर और ठंडी जलवायु, यानी वही पर्यावरण प्रभावी। पर्यावरण निश्चयवाद को स्पष्ट करने का जो सबसे प्रमुख कार्य किया वो किया कार्ल रिटर और हम्बोल्ट मोदे ने। कार्ल रिटर ने मानव केंद्रित विचारधारा थी उनकी, उन्होंने प्रकृति द्वारा मानव पर डाले गए प्रभावों का विवरण अपनी पुस्तक यूरोप में दिया। हमोल्ट ने इस विचारधारा को स्पष्ट वैज्ञानिक ढंग से देखा था, उन्होंने मानव पर वातावरण के प्रभावों को माना था। हमोल्ट ने एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कॉस्मोस में पर्यावरणीय शक्ति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने क्या कहा था कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास के वहां की जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों का जो विकास हुआ है उसके विकास का कारण वहाँ की जो जलवायु है, तो पूरे संसार में सबसे अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वो वहाँ की महत्वपूर्ण कारक है उसका। 1859 में रिटर और बोल्ट की मूर्ति के पास में चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक थी, जीवों की उत्पत्ति, बहुत प्रसिद्ध है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रकाशित हुई, जिसमें जीवों के विकास एवं पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध बताया गया। उनके अनुसार मानव समाज का विकास प्राकृतिक वातावरण के आधार पर होता है। डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर जर्मनी के प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक हेक्कल ने मानव पर्यावरण से संबंधों की दिशा में आधारभूत विचार व्यक्त करते हुए पर्यावरणीय तत्वों को महत्व प्रदान किया। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डिमोलिंस ने अपने ग्रंथ सामाजिक भूगोल यानी सोशल जोग्राफिक बुक किसकी है, डिमोलिंस मोदे की, ने अपने पर्यावरणीय शक्तियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार करते हुए समाज को पर्यावरण की उपज बताया। ये कोटेशन से, समाज को पर्यावरण की उपज किसने बताया, सोशल जोग्राफी पुस्तक में डिमोलिंस मोदे ने ये बात कही थी कि प्राकृतिक शक्तियों को सबसे अधिक प्रभावी माना था। फेडरिक ली प्ले ने अपना एक सिद्धांत दिया था, स्थान, कार्य और लोग, प्लेस, वर्क और फोक के माध्यम से समाज में पर्यावरण के प्रभावों को समझाया था। इसका अभिप्राय यह था कि किसी स्थान का वातावरण उस प्रदेश में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को निश्चित करता है और कार्य के द्वारा सामाजिक संगठन निश्चित किए जाते हैं। डेविस महोदय, चर्चिल महोदय, हंटिंगटन महोदय, इन अन्यों ने भी बहुत अधिक कार्य इस विचारधारा पर किया है। पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा को अपने चरम पर पहुंचाया एलन चर्चिल सैंपल महोदय ने। अमेरिकन थी लेकिन फिर भी इनकी विचारधारा जर्मन विचारधारा के इक्वल थी। उन्होंने अपनी एक पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव था, उन्होंने वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा था, मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। आप जितनी भी बार एग्जामों में देखोगे तो ये कोटेशन आपको हजारों बार मिल जाएगी कि
किसने कहा मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, या सैंपल मोदे की ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन है वो बताई। उन्होंने क्या कहा, मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, इसका अभिप्राय केवल इतना नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसका धूल का कण है, वरन यह है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है, उसके समक्ष ऐसी कठिनाइयां उपस्थित की हैं जिनसे उसके शरीर को बल मिलता है, और बुद्धि को तीव्रता, पृथ्वी ने उसका नौ संचलन और सिंचाई की समस्या दी, और साथ ही उसके साथ कान में उन समस्याओं को हल भी बतला दिया है। वह उसकी हड्डी और मांस में था, उसके मस्तिष्क में और आत्मा में प्रविष्ट हो गई है। अब देखिए किस तरह से उसने वातावरण को महत्व प्रदान किया है कि मनुष्य जो है वो क्या है, एक वातावरण की पूंज है। सैंपल ने पर्यावरण के प्रभावों को निम्न 4 भागों में व्यक्त किया। उसने पर्यावरण के जो प्रभाव हैं उनके 4 भागों में बताया: शारीरिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, और मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव। यानी शारीरिक, शरीर पर क्या क्या प्रभाव वातावरण के, इसके द्वारा मनुष्य के शारीरिक अंग प्रभावित होते हैं। इन प्रभावों में स्थान विशेष की समुद्र तल से ऊंचाई, प्राकृतिक स्थिति एवं जलवायु प्रमुख है। मानसिक प्रभाव, इसके द्वारा धर्म, साहित्य, संस्कृति, भाषा, भावना और विचार प्रभावित होते हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, यह प्रभाव प्राकृतिक वातावरण की संपन्नता तथा निर्धनता पर निर्भर करता है। यदि वातावरण में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है तो वहां का समाज उन्नत होगा, आर्थिक विकास उच्च होगा। मानव गतिविधियों पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आर्थिक साधनों पर पड़ता है, जिससे मानवीय गति प्रभावित होती है तथा वह स्थान परिवर्तन कर लेता है। इस प्रकार उसने बताया कि किस प्रकार से जो किसी स्थान का जो वातावरण है वो वहाँ के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव डालता है। सैंपल ने इस विचारधारा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रकृति ने पर्वतों पर रहने वाले मनुष्य को लोहे के पैर दिए, जिनसे वो डालों पर चढ़ता उतरता है। समुद्र तट पर रहने वाले मनुष्य को कमजोर और ढीले ढीले पैर दिए, परंतु उसके बदले में उसके सीने और भुजाओं का विकास किया है, जिनसे वो नावों के पतवार चलाता है। नदी घाटे के निवासियों को प्रकृति ने उपजाऊ मृदाओं के से बांध दिया, उसके विचारों और आकांक्षाओं को शांत और निरस्त कठिन कार्यों में जकड़ देती है। पवन प्रताड़ित पठारों पर रहने वाला मनुष्य अपने मवेशियों को एक चरगाह से दूसरे चरगाह में, तो एक नकली स्थान से दूसरे नकली स्थान में ले जाता है। लंबे चौड़े वातावरण में रहने के कारण उसके विचारों में महान साध किया जाती है। इस प्रकार सैंपल ने प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण मनुष्य के केवल भोजन, वस्त्र, मकान और आर्थिक उद्योग पर नहीं, बल्कि उसके विचारों पर, भावनाओं पर और धार्मिक विश्वासों पर भी बतलाया है। इस प्रकार सैंपल महोदय ने अपनी पुस्तक में प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों जैसे भूमि की बनावट, नदियों, समुद्रों, जलवायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति जगत, जंतु जगत आदि के प्रभावों को मनुष्य शरीर और उसके क्रियाकलापों, सामाजिक संगठन और संस्कृति पर स्पष्ट रूप से समझाया है। इसी प्रकार किरचॉफ महोदय ने भी सैंपल का समर्थन करते हुए अपनी पुस्तक मैन एंड अर्थ में लिखा है कि जंगलों तथा समुद्र तटीय भागों में रहने वाले लोग बहुधा ईश्वरवादी होते हैं। क्या होते हैं? ईश्वरवादी होते हैं। जब एक ईश्वरवादिता रेगिस्तानी भागों की स्वाभाविक उपज है। उन्होंने बताया कि बेसाल्ट की चट्टानों वाले क्षेत्र में निवासी प्राय अधर्मी और दुसाहसी होते हैं। यानी किस प्रकार से कोई आदमी धर्मी होगा, कौन सा अधर्मी होगा, कौन सा आक्रमणकारी होगा, ये किस पर डिपेंड बताया उन्होंने? इन्वायरमेंट पर। इसी प्रकार से हंटिकट महोदय ने प्राणवादी उपागम को संगठित करने का कार्य किया। उन्होंने सन 1915 में अपनी पुस्तक सभ्यता और जलवायु, सिविलाइजेशन क्लाइमेट था, 1987 मानव आवास, द ह्यूमन एंड हैबिटेट, मैन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, संस्कृति के मुख्य स्रोत में प्राकृतिक वातावरण के मानव पर नियंत्रण को स्पष्ट किया। हंटिकट महोदय ने बताया कि प्राकृतिक शक्तियां मानवीय रहन सहन, कार्यों, सांस्कृतिक तत्वों जैसे कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इस प्रकार आपका पर्यावरण जो निश्चयवाद है वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय तक प्रभावी रहा, किंतु इसके उपरांत भूगोलवेत्ताओं द्वारा पर्यावरणवाद पर आक्षेप लगाएगा। तो ये था आपके पर्यावरण निश्चयवाद पर विभिन्न प्रकार के जो हमारे भूगोलविद थे उनके विचार थे। यानी प्रारंभिक समय के समय जब बहुत अधिक वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई थी, उस समय तक आपका ये जो विचार है कौन सा, पर्यावरण निश्चयवाद का प्रभावी होने का, वो अधिक प्रभावी रहा।